हाँ जी। तो बेसिकली ये जो ध्यान से समझना, एक बिल लिखा गया था, ए ने बी पर एक बिल लिखा था 4 मंथ का, ठीक है, और 2 महीने बाद ही बी ये चाहता है कि इस बिल को क्या कर लिया जाए, सेटल कर लिया जाए। उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल या पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। अब देखिए यहाँ पर बेसिक क्या होता है कि ए को जो पैसा 4 महीने बाद मिलना था, ए को वो पैसा कब मिल गया, 2 महीने बाद ही मिल गया। तो बी जो है वो डिमांड करता है कि भाई मैं आपको 2 महीने पहले पैसा दे रहा हूं, तो मुझे कुछ छूट या रिबेट दे दो इस बिल में, क्योंकि मैं आपको 2 महीने पहले क्या कर रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। तो ए जो है वो बी को इस बिल के पेमेंट के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्काउंट, जिसको कि हम एक टर्म यूज करते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक तरह का डिस्काउंट ही है, बट नेचर ऑफ रिबेट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द डिस्काउंट। ठीक है, तो ए बी को क्या बोलता है कि चूंकि तुम मुझे क्या कर रहे हो, 2 महीने पहले पैसा दे रहे हो, मान लो मार्केट में आपको इसकी एक इंटरेस्ट रेट दे रखी है 10% पर एनम। अच्छा, सबसे पहले इस इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आज आप कोई भी अमाउंट कहीं डिपॉजिट करवाते हो तो आपको 10% की रेट से इनकम मिलेगी। अब बी क्या सोच रहा है ए के रेस्पेक्ट में कि भाई देख, अगर मैं तुझे, मेरे पास तो आज 40,000 रुपए आ गए, अगर मैं तुझे आज पैसा नहीं दूंगा तो मैं 2 महीने कर 10% की रेट से कुछ कमाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो तुझे 4 महीने बाद दूंगा पैसा। तो ऐसा कर, वो बेनिफिट तू मुझे आज ही दे दे। तो बताओ, ए जब अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, पहले तो अमाउंट निकाल लो रिबेट का, 40,000 पे 10% से 2 महीने का अमाउंट, 2 महीने पहले पेमेंट हुआ है, तो बताओ अमाउंट कितना आया, 40,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12, 667। सर पॉइंट में आएगा। हाँ तो 667 लिख दिया ना, 6667। ठीक है, 667 का अमाउंट हो गया। 2006। अब ए क्या एंट्री डालेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट। टू पीआर तो बताओ बैंक में तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 40 40,000 माइनस 6617 40 माइनस 39,333, 399। और ये आ गया 667, ये आपके पास एंट्री हो जाएगी। सर रिबेट की डेफिनेशन लिखवा दो। रिबेट की ऐसे चलो लिखवा देता हूँ। चलिए लिखिए, अब पहले उधर ड्रॉई की बुक्स में एंट्री बताइए। सर बीपी टू बैंक टू रिबेट। बिल्कुल, तो लिखिए एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रियांशु आपकी भी आज क्लास नहीं है, आप लीव कर सकते हो। ये क्लास क्या कंटिन्यूएशन में इवनिंग से चल रही है, ठीक है सर। ठीक है ना, हाँ आपकी आज क्लास नहीं है, हाँ ठीक है ना, आप लीव कर सकते हैं। हाँ जी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल्स पेबल था आपका, 40,000। 40,000 का, लिखें। टू बैंक कैश, या बैंक कितना दिया इसने कैश, 39,333। 39,333 और टू रिबेट। 667।
ये एंट्री हो जाएगी आपकी। लिखें अब। सर रिबेट का एक ही अकाउंट बनता है उसी में? एक ही अकाउंट मतलब अकाउंट बनता है क्या रिबेट का? हाँ बिल्कुल बनता है। डिस्काउंट ये एक तरह का ही है, बस इसे बिल ऑफ एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में रिबेट बोलते हैं, बस हम और कुछ नहीं है। लिखें रिबेट का मीनिंग। रिबेट लिखो, इन ऑर्डर टू एनकरेज in order to encourage the drawee to pay the bill amount before due date, comma, the drawer gives him a discount which is known as rebate. It will be calculated at a certain rate of interest for the time for the time between the date of payment between the date of payment and the date of maturity. ये लीजिए, ये बेसिकली रिबेट का मतलब और उसकी कैलकुलेशन है। भाई बेसिकली जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई को ये बोलता है कि भाई देख 4 महीने बाद तू देगा, तेरे पास पैसे अगर आ जाएं तो तू मुझे जल्दी दे दे। जल्दी अगर तू मुझे देगा तो जितना पीरियड तू जल्दी मुझे दे देगा मैं तुझे उस हिसाब से क्या कर दूंगा, उस समय की जो प्रिवेलिंग मार्केट में इंटरेस्ट की रेट होगी उस हिसाब से तुझे मैं डिस्काउंट दे दूंगा। डन सर। ये लीजिए, ये आपका था टॉपिक का बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसके किसी ने क्वेश्चन किए थे क्या स्टडी मटेरियल के कि नहीं किए अभी? नो सर। सर आप यहीं पे करा दो, मतलब आंसर आपको यहीं से बता दूंगा। मैं वही देख रहा हूँ, मॉड्यूल खोलना पड़ेगा मुझे। एक मिनट।
पेज नंबर ध्यान रखिए कौन सा है? सर इसमें सिर्फ एच तक ही है केसेस, किसमें? 8 केसेस ही है इसमें हम्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। हाँ पेज नंबर ध्यान है क्या आपको कौन सा स्टडी मटेरियल का? सर 1 मिनट देखिए। सर एमसीक्यू देखना है ना? हाँ एमसीक्यू वाला। मिल गया, पेज नंबर है आप 153। 1 6 हाँ 153। देखो इसने क्या पूछा एमसीक्यूज में, द पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom the amount in the bill is made payable to is known as। पे भाई ये पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल क्रेडिटर है, ओरिजिनल क्रेडिटर तो कौन हो गया, यानी ड्रॉअर जिसने बिल लिखा वो बेसिकली ओरिजिनल क्रेडिटर होता है। उसके अलावा अगर किसी को भी इस बिल का पेमेंट किया जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, पेई कहलाता है। पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। बिल्कुल बी पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट किसको मिलता है, जो भी उसका होल्डर होगा। वो बैंक भी हो सकता है, वो ड्रॉअर भी हो सकता है, वो एंडोर्सी भी हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस, बिल के रिटायरमेंट का मतलब क्या है, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप बिल के का ड्यू डेट पे पहले पेमेंट कर देते हो तो इट विल बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टर डेबिट। एक्सेप्टर किसको डेबिट करता है इनमें से, सर जब बिल का रिटायरमेंट होता है तो एक्सेप्टर की बुक्स में डेबिट किसे किया जाता है, बीपी। बिल्स पेबल को। क्योंकि जो एक्सेप्टर है वो तो एंट्री यही करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। द पार्टी हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नोन एज। जिस पार्टी को पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, उस पार्टी को हम क्या ड्रॉई। बोलते हैं, ड्रॉई। क्योंकि ड्रॉई वो पर्सन होता है जो हम, जिसे हम बोलते हैं कि भैया ऑर्डर पर पेमेंट करना है। In which of these ways a bill of exchange cannot be disposed of। इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज का एंड नहीं माना जाता। देखो डिस्काउंटिंग विद बैंक तो खत्म हो गया, यानी आपके को पेमेंट मिल गया। अगर आपने मैच्योरिटी तक रिटेन किया है तो भी वो डिस्पोज ऑफ हो गया, एंडोर्समेंट में भी हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉयड में। सर क्वेश्चन रिवर्स डिस्पोज का मतलब बताना। ये बोल रहे हैं कि डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब है उसका सेटलमेंट हो जाना। भाई अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो आपको उसका पैसा मिल गया। हाँ अगर आपने रिटेन टिल मैच्योरिटी करोगे तो भी वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा मैच्योरिटी पर। अगर आपने एंडोर्समेंट टू क्रेडिटर किया तो भी वो आपका डिस्पोज्ड ऑफ यानी उसका सेटलमेंट हो यस जाएगा। सर। लेकिन अगर डिस्ट्रॉयड ही हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे करोगे आप, क्योंकि नहीं सेटलमेंट करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना पड़ता है। और जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्ट्रॉय हो गया तो आप इसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब सर इसमें इसका सेटलमेंट नहीं हो सकता, पेमेंट ही नहीं कर सकते बिना इसके। बिल्कुल, क्योंकि पेमेंट करने के लिए भाई देखो, जैसे अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो भी इस बिल का पेमेंट, हाँ क्योंकि बैंक उसे प्रेजेंट करेगा और पेमेंट हो जाएगा। अगर बिल आप ही के पास पड़ा है तो ड्यू डेट पर आप सामने वाले को प्रेजेंट करोगे, पेमेंट हो जाएगा, एंडोर्समेंट में भी हो जाएगा। लेकिन अगर बिल डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका पेमेंट नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ। जो बिल रिसीवेबल बुक है वो किसका पार्ट है बताओ, जर्नल। जर्नल का पार्ट है क्या, और कोई? बाकी कहां गए सर दूसरे? सब्सिडरी बुक्स का होता है ना। हाँ तो सब्सिडरी बुक्स किस में आती है,
लेजर, बैलेंस शीट, जर्नल या P&L? जर्नल नहीं आती है। जर्नल का पार्ट बोलोगे क्या? या अगर हम बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं तो वो बेसिकली एक लेजर अकाउंट को भी फॉलो कर लेता है। मैंने आपको हाँ। बताया था ना कि जितनी आपके पास सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनके उनका सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। लेजर नहीं बनाने पड़ते, तो यानी जो भी सब्सिडरी बुक है वो ऑटोमेटिकली लेजर का भी काम करता है। एट्थ, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 3 लाख, हाफ ऑफ द अमाउंट तो उसे कैश मिल गया और बाकी का एक बिल है, तो बिल का आने बाहर कैसे कैसे क्वेश्चन बताओ, बिल का अमाउंट बताओ कितना है? 15 लाख, 1,50,000 हाँ, सॉरी। 1,50,000। अ पर्सन हु एंडोर्स अ बिल इज कॉल्ड, एक पर्सन जो बिल को एंडोर्स कर रहा है उसे क्या बोला जाता है? एंडोर्सर। एंडोर्सर, वेरी गुड। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर of an endorsed bill, which one of these account would be credited by the drawing? ध्यान से सुनना, आपने एक बिल एंडोर्स किया था और वो बिल डिसऑनर हो गया। जरा इसके, ये ड्रॉअर है, सर ड्रॉअर का होगा। ये ड्रॉई है और ये एंडोर्सी है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बिल इसको एंडोर्स हुआ था, अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर के केस में जो ड्रॉई है वो क्रेडिट किसको करेगा? क्रेडिटर किसको सर बनाएगा? ड्रॉई, ड्रॉअर को ही बनाएगा। ड्रॉअर को, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, date on which the payment of bill is to be made? सर डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज। बिल्कुल, डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज, उस दिन आपका क्या होता है? पेमेंट होता है, क्योंकि ग्रेस पीरियड के 3 दिन इसमें ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट, कुंतल ड्रॉ अ बिल ऑन श्याम फॉर 3,000, देन उसने एंडोर्स कर दिया राम को और राम ने एंडोर्स कर दिया रहीम को, तो पेबल ऑफ द पेई ऑफ द बिल कौन बनेगा? रहीम, क्योंकि लास्ट एंडोर्स। ठीक है। अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है तो बिल की ड्यू डेट क्या होगी? सर नेक्स्ट डे, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे होता है या प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग डे डे, होता है? मतलब सर प्रीसीडिंग डे। एक मिनट, प्रीसीडिंग डे होगा। भाई एक तो होता है इमरजेंसी हॉलीडे, अगर इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तब तो नेक्स्ट डे अगला दिन। होता हाँ, है ना, और अगर आपका ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डे होता है। बिफोर मतलब। प्रीसीडिंग डे, हाँ, एक दिन बिफोर, बिल्कुल। 1/8/15 को आपने एक आफ्टर साइट बिल लिखा है 30 दिन का, जिसकी एक्सेप्टेंस डेट है 8/8/15, ड्यू डेट बताओ। आफ्टर साइट है तो एक्सेप्टेंस से काउंट करोगे, अब इसमें एक्सेप्टेंस से 30 दिन जोड़ो और फिर 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ो, कितना आया? सर 11/9/15 सी। तो 10 तारीख की तो आएगी। सर 8 तारीख तक तो अपनी वैसे है 1 महीना। रुको रुको, और ऐसे फिर नहीं गिनना है, महीनों में नहीं जाना, 30 दिन काउंट करो, ये डेज है नॉट मंथ। अगर आप डेज में काउंट करोगे तो 31 दिन होते हैं, क्योंकि ये उसमें है। आप डेज वाइज चलो तो 9 से काउंट करना चालू करो, तो 10 तारीख आएगी आपकी ड्यू डेट, 10/9/15। 31 का होता है सर अगस्त, इसलिए। हाँ, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अगर 3 जुलाई को 40 दिन का बिल लिखा तो ड्यू डेट बताओ। सर एक मिनट, 3 जुलाई। 3 जुलाई को आपने लिखा है 40 दिन का,
सर 15 अगस्त सर, इसमें आप वो करेंगे क्या एक दिन पहले का? बिल्कुल 14 ही होगा ना, 15 अगस्त को हॉलीडे है, हाँ। तो जो ड्यू डेट अच्छा सर, आएगी। इसमें ऐसे ध्यान भी रखना पड़ेगा क्या, अगर वो वैसा दिन आ रहा है पब्लिक हॉलिडे का तो वो एक दिन पहले का करना पड़ेगा? बिल्कुल, तो 14 अगस्त को आपका पेमेंट होगा। बहुत सिंपल आते हैं उनके क्वेश्चंस, ज्यादा ऐसे नहीं आते। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज। सर आप मेरे को टेस्ट के क्वेश्चन बता दो। हाँ बोलो। सर आप बोलो सर, वो पेपर खुल नहीं रहा, एक मिनट सर मैं देखती हूँ। देखो खुल रहा है क्या, नहीं तो फिर मैं एक बार उसको। सर ये पेपर नहीं खुल रहा इसमें। मैं एक बार देख लूंगा फिर बता दूंगा आपको, है ना। मुझे एक बार आप बता देना क्वेश्चन नंबर ध्यान है कि कौन सा था। हाँ सर, एक बार आप पेपर खोल लो तो वो क्या मैं क्वेश्चन बता वो ऐसे नहीं दूँ। चलेगा, मुझे वहां से पूरा वापस उसको जाके और करना पड़ेगा ओपन। चलो मैं सर एक बार एक ओपन जब मिनट कर रुको। दूंगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप मुझे या तो कॉल कर लेना। सर उसमें ना एक तो ना बीआरएस के क्वेश्चन थे और हाँ कंसाइनमेंट के, वो ग्रॉस प्रॉफिट पे रेट निकालने सर, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा वो, एक बार मैं पहले पेपर ओपन कर दूंगा, फिर मैं आप मुझे कॉल कर लेना उस समय, है ना। अच्छा सर, आप वो ऐप पे खोल दोगे? हाँ हाँ, मैं खोल दूंगा उसको, है ना। ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, चलो तो फिर आज इतना ही।